हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने कंपनी शासन के बारे में पढ़ा कि कंपनी ने भारत पर शासन करने के लिए कौन कौन से एक्ट कंपनी के द्वारा लाए गए, जिसमें हमने 1773 से लेकर 1857 तक हमने कंपनी शासन के बारे में पढ़ा। 1857 के बाद यानी कि 1758 से 1947 तक भारत पर शासन अब ब्रिटिश क्राउन करता है, यानी कि ब्रिटिश संसद अब भारत पर सीधे तौर पर शासन करता है। उसके में हमने 1861 का शासन अधिनियम पढ़ा था। उसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम में 1 जनवरी 1884 से ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है और अब भारत पर शासन खुले तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद आता है 1892 का एक्ट। 1892 से पहले एक एक्ट आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876, जिसमें 28 अप्रैल 1876 को जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसको भारत की साम्राज्य घोषित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। यानी कि जो 1892 का अधिनियम आता है, इसमें भारत के केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की नियुक्ति की गई, भारतीयों की नियुक्ति की गई, लेकिन अब भी जो ब्रिटिश था वो ब्रिटिश सदस्यों का था। इसने विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया, यानी कि भारतीयों के लिए अब विधान परिषदों में के जो कार्य थे उन बढ़ाया गया, जिन्हें बजट पर चर्चा करने, कार्यपालिका को प्रश्न संबोधित करने की शक्ति दी गई। यानी कि 1892 में 2 काम होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, और इसमें भारतीयों को राजस्व या व्यय अथवा बजट पर बहस करने या कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी जाती है। उसके बाद आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, यानी कि ब्रिटिश की नज़रों में भारत में अभी सुधार करना बाकी था। भारत पिछड़ा हुआ था, लेकिन ये सब सिर्फ अंग्रेजों की मानसिकता थी। मार्ले मिंटो क्यों कहा गया? मार्ले उस समय भारत के सचिव थे, जबकि मिंटो उस समय वायसराय थे। इसने भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया। 1909 के अधिनियम में अब भारतीयों को जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें शामिल किया जाने लगा। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें कानून सदस्य यानी कि विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि की एक प्रणाली शुरू की गई। यानी कि 1909 के अधिनियम ने, जो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम था, इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता की जड़ें फैलाई गई। यानी कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम सदस्यों को ही वोट दे सकता था, हिंदू सदस्यों को नहीं। 1905 में ब्रिटिश के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। विभाजन करने का रीजन बताते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें प्रशासन अच्छे से करना संभव नहीं है, जिसी वजह से बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन जो ब्रिटिश मानसिकता थी वो अलग थी। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक वाले क्षेत्रों को अलग अलग किया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का इन्होंने काम किया, जिसके विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन के नाम से आंदोलन चला। उसके बाद 1909 का भारत अधिनियम आता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं 1919 का मांटेग्यू चेमफोर्ड सुधार। इस अधिनियम ने केंद्र में द्विज शासनात्मक विधायिका की स्थापना की थी।
इस प्रकार 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जो लागू कब हुआ? 1921 में। इस अधिनियम को मोंटेगू चेमफोर्ड सुधार के रूप में जाने जाने लगा। मोंटेगू कौन थे? ये सचिव थे, भारत के सचिव, और चेमफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया, एक हस्ताक्षरित विषय और आरक्षित विषय। यानी कि जो प्रांतीय विषय थे उनको दो प्रकार से विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन यानी कि प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। यानी कि जो आरक्षित विषय थे उन पर शासन कौन करेगा? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। जबकि जो हस्ताक्षरित विषय थे उन पर शासन गवर्नर और विधानसभा के प्रति जितने भी मंत्री थे, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनके साथ गवर्नर उन पर शासन करेगा। इस प्रकार इस प्रणाली को ही द्वैध शासन कहा गया और इसे 1935 के एक्ट से समाप्त किया गया था। हस्ताक्षरित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से राज्यपाल द्वारा किया जाना था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। यहाँ पर राज्यपाल का मतलब है वायसराय यानी कि गवर्नर। शासन को इसी दोहरी योजना को द्वैध शासन के नाम से जाने जाता है। इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसने सांप्रदायिकता की नींव को और ज्यादा बढ़ाया। अब भारत में 1909 में हमने पढ़ा कि हिंदू और मुस्लिम के लिए सांप्रदायिकता की जो निर्वाचन पद्धति अलग की गई थी, 1919 के अधिनियम से हिंदुओं में और ज़्यादा बंटवारा किया गया। अब सिख, ईसाई, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसमें एक उच्च न्यायालय और एक निचला सदन था। इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन व एक निचला सदन था। इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया गया। यानी कि 1919 के एक्ट से लंदन में एक भारत के उच्चायुक्त के नाम से एक ऑफिस बनाया गया, कार्यालय बनाया गया। इसमें एक लोक सेवक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसलिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधायिका को अपने बजट को अधिनियमित करने की अधिकृत किया गया। यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रणाली था, इसके जनक यदि पूछे जाए तो इसके जनक होंगे लियोनस कार्टियस। 1919 के अधिनियम से ही प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्ताक्षरित विषय। आरक्षित विषयों पर प्रशासन वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्ताक्षरित विषयों पर शासन गवर्नर और विधान परिषद के प्रति जो भी मंत्री उत्तरदायी थे उनके द्वारा शासन किया गया। इसे ही द्वैध शासन कहा गया और 1935 के एक्ट के द्वारा इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। भारतीय सचिव को अधिकार था कि वह भारत में महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 1926 में ली आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम से ही बनाई गई थी। ली आयोग की जो स्थापना की गई थी वो लोक सेवा आयोग के गठन के लिए की गई थी। इसी अधिनियम जो 1919 का अधिनियम था, इसी के अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें 6 सदस्य, जिनमें 6 सदस्य जो कमांडर इन चीफ यानी कि वायसराय के समेत को छोड़कर अन्य 6 सदस्य थे, उनमें से 6 को भारतीय होना अब शामिल था। यानी कि यदि टोटल 6 सदस्य हैं वायसराय की कार्यकारी परिषद में, उनमें से 3 भारतीय होना आवश्यक था। उसके बाद हम पढ़ते हैं
1935 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम भारत में पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों को और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया गया। यानी कि भारत में अखिल भारतीय संघ की शुरुआत की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी थी, जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे ही उस समय 6 चीफ कमिश्नरियाँ थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। जैसे हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ऐसे ही 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के रूप में विभाजित किया। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 वस्तुओं के साथ, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 वस्तुओं के साथ और समवर्ती सूची दोनों के लिए यानी कि 36 वस्तुओं के साथ, और शेष शक्तियां वायसराय को दी गई। यानी कि अब भारत में इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 प्रकार से सूचियां बनाई गई: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची जिस पर केंद्र के लिए बनाई गई थी, यानी कि जिस पर जो भी संघ सूची में विषय होंगे उन पर जो शासन करेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके इसमें जो विषय थे वो 59 विषय थे। उसके बाद आती है प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची यानी कि प्रांतों के लिए इसके अंतर्गत जितने भी विभाग आते थे उन पर जो शासन करेगा वो प्रांत किया जाएगा। इसमें 54 वस्तुओं के साथ इसकी स्थापना की गई। उसके बाद थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची संघ सूची व प्रांतीय सूची को मिलाकर की गई थी। इसमें 36 विषय थे, यानी कि इसमें संघ और प्रांत दोनों ही मिलकर काम कर सकते थे। उसके बाद कुछ विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया, जिस पर अधिकार वायसराय को दिया गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। यानी कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई, 1935 के अधिनियम से, और शुरुआत कब होती है, 1919 के अधिनियम से। इसमें केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में क्या किया, द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। इसके परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। इसने 11 प्रांतों में से 6 द्विज संघीयता की शुरुआत की गई। यानी कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, उनमें से 6 में, यानी कि 6 जो चीफ कमिश्नरी थी, उनमें द्विज संघीयता की शुरुआत की गई। ये 6 कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं और विधान परिषद, यानी कि 2 सदन बनाए गए, एक विधान सभा और एक विधान परिषद। इसने दलित वर्गों यानी कि अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिकता प्रतिनिधि के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि 1909 में सबसे पहले अंग्रेज सांप्रदायिकता के बीज उगाते हैं, तो 1919 में सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। सबसे पहले 1909 में क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को अलग करते हैं निर्वाचन में। उसके बाद 1919 में हिंदू मुसलमान के अलग, हिंदुओं में और ज़्यादा डिवाइड करते हैं हिंदुओं को। इसमें सिख, जो सिख थे, ईसाई थे, एंग्लो भारतीय थे, उनको अलग किया गया। और 1931-32 में आपने पता है एक समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए अंबेडकर क्या कहते हैं, बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचन होना चाहिए। 1935 के अधिनियम में और ज़्यादा सांप्रदायिकता को बढ़ाया गया। अब इसमें और ज़्यादा बंटवारा किया गया। अब निर्वाचन के लिए दलित वर्ग के लिए अलग से, महिलाओं के लिए और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र
करने की बात की गई। इसने बाद मताधिकार का विस्तार किया गया, यानी कि 1935 के अधिनियम में अब मताधिकार यानी कि वोटरों की संख्या को बढ़ाया गया। कुल जनसंख्या का लगभग 10% को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी अब भी मतदान इतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ टोटल जनसंख्या का सिर्फ 10% भाग ही मतदान दे सकता था। सिर्फ 10% जनसंख्या ऐसी थी जो सिर्फ मतदान दे सकती थी। इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया, यानी कि 1934 के एक्ट से 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की, यानी कि 1935 के अधिनियम से संघीय लोक सेवा के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी आधारशिला रखी गई, यानी कि एक प्रांत या एक से अधिक प्रांत मिलकर भी एक जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। इसने संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसे 1937 में स्थापित किया गया। उसके बाद आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली ने घोषणा करती है कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे और भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपी जाएगी। इसी घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। अब मुस्लिम जो लीग थी ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और आंदोलन पर खड़ी हो जाती है, यानी कि अब देश के विभाजन की वो मांग कर देती है। पुनः 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की संविधान सभा 1946 में जो गठित हुई थी द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देती है कि जो 1946 में संविधान सभा बनी है, यदि कोई भी हिस्सा उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को मानता नहीं है तो उस पर वो कानून लागू नहीं होंगे। उसी दिन भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना सामने रखी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाने जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। यानी कि क्वेश्चन आता है माउंटबेटन योजना कब हुई? 3 जून 1947 को। किससे संबंधित थी ये विभाजन योजना थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए योजना बनाई गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू करके योजना को तत्कालिक प्रभाव में लाया गया। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। इसने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र प्रभुत्व के निर्माण का प्रावधान किया गया। अब भारत और पाकिस्तान को स्वेच्छा से अधिकार दिया गया कि वो राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं या वो राष्ट्रमंडल में शामिल रह सकते हैं। इसने वायसराय के कार्यकाल को समाप्त कर दिया, यानी कि अब ब्रिटिश शासन ही समाप्त हो रहा था, तो जो भी भारत में वायसराय था उसको भी समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई, जिसे डोमिनियल कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया जाना था। इसने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया, क्योंकि राज्य सचिव का कार्य क्या था? गवर्नर और ब्रिटिश संसद के बीच मध्यस्थता का कार्य करना। अब ब्रिटिश शासन ही नहीं था तो जो ब्रिटिश सचिव था उसके पद को भी समाप्त कर दिया गया। उनके कार्यालय को राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को यानी कि जो भी उसके कार्य थे वो जो राष्ट्रमंडल जो भी देश राष्ट्रमंडल में शामिल रहना चाहता था उसके सचिव को वो स्थानांतरित कर दिए। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश श्रेष्ठता और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की समाप्ति की घोषणा कर दी।
इसने भारतीय रियासतों को या तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी। यानी कि जो भी हमारे देसी रियासतें थी उनको छूट दी गई कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं, जिनमें से हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर को थोड़ी कुछ रियायतें देकर भारत में शामिल किया जाता है और हैदराबाद को सैन्य बल के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नामित किया। उन्हें सभी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था। यानी कि आज का जो राष्ट्रपति है वो जो शक्तियां राष्ट्रपति को है वो गवर्नर को दी गई। यानी कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से पास होता है और 18 जुलाई 1947 को उसको स्वीकृति मिल जाती है। इस अधिनियम में सिर्फ 20 धाराएं थी। 20 धाराएं थी। कब होता है ये? 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम पारित होता है। 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। किसकी? एक पाकिस्तान के नाम से, एक भारत के नाम से। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को एक एक गवर्नर जनरल होंगे और उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि जो भी हमारी संविधान सभा थी वो विधानमंडल के रूप में कार्य कर सकती थी जब तक कि संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर सकती थी। यानी कि उस समय जो संविधान सभा थी वो 2 प्रकार से अपनी जिम्मेवारी निभा रही थी। एक वो संविधान सभा यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए, दूसरी वह विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी। 1935 के शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा न बन जाए तब तक 1935 का जो शासन अधिनियम था उससे बाद का शासन चल सकता था। एक सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जनमत संग्रह से पाकिस्तान के मत दिया था, पाकिस्तान के पक्ष में, इसलिए जो सिलहट जिला था वो पाकिस्तान में चला गया था। इस अधिनियम में भारतीय डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम के सिलहट जिले को छोड़कर सब राज्य भारत राज्य क्षेत्र में मिला लिए गए थे। सो गाइज, ये था हमारा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जितने भी एक्ट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने चर्चा की। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।